हिंदूवादी संगठन है या फिर कई लोग आजकल ये जो लव जिहाद है ये टर्म बड़ी प्रचलन में है। लव जिहाद टर्म काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। आपने केरला स्टोरी देखी? सबसे बड़ी समस्या पता क्या है भारती? हमारे भारतीय परिवेश में पुरुषों को ना सुनने की आदत नहीं है। ऐसी महिलाओं को अपना टारगेट बनाते हैं जो महिलाएं एक ही बार में इनके साथ भागकर चली जाती हैं और फिर वापस उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए ये ऐसे ही पर्टिकुलर महिलाओं को ही, बच्चियों को, लड़कियों को टारगेट बनाते हैं। बच्चियों के परिवारों की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि जिस नरक के गर्क में वो जा रही हैं वहां पर जाने से बच जाएं? रेप इतने होते हैं, बहुत सारे तो रजिस्टर भी नहीं होते और कई बार क्या होता है कि परिवार के लोग ही उसमें शामिल होते हैं। आपके कज़न होंगे, आपके मामे चाचे या कुछ होंगे। ईव टीजिंग की जो घटनाएं हैं वो 80% महिलाओं के साथ, पूरे विश्व की महिलाओं के साथ हुई हैं। कोई भी महिला इस बात से अछूती नहीं है कि उसके साथ ईव टीजिंग नहीं हुआ हो। जो मेल हैं वो आपस में कहीं ना कहीं दोस्त बात कर लेते होंगे, उनके बीच में एक पर्दा नहीं होता, लेकिन महिलाओं के बीच में एक पर्दा होता है। वो लड़की जो है किसी पंजाब के ढाबे पर देखी गई नशे की हालात में। उस ढाबे पर जब वो पहुंचे तो उस ढाबे के सभी स्टाफ मेंबर्स ने मना कर दिया कि वो यहाँ नहीं रहती, लेकिन एक फीमेल स्टाफ वहाँ काम करती थी जिसने बताया कि ये यहाँ रहती थी, लेकिन अभी इसको कुछ ट्रक वाले लोग ले गए। आप सोचिए कि एक भरे पूरे परिवार की एक महिला किस तरह से सोशल मीडिया पर एक चंगुल में फंसी और उसके हालात कैसे हो गए, वो आज तक नहीं मिली। पर लोगों में एक अवेयरनेस जरूर जानी चाहिए कि इंटरनेट का वो भी एक हिस्सा है और समाज में जो क्राइम होते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर जाने के लिए भी बहुत होते हैं, क्योंकि हम लोग आमतौर पर ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन समाज में ये चीज़ भी है जिस पर शायद बात होनी चाहिए। आज 60 वर्ष का व्यक्ति शुगर डैडी कैसे बन गया? डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये क्या है? एक रेगुलर रूटीन का हिस्सा बन चुका है हर किसी का, और हर किसी पे एक सोशल प्रेशर भी है। नेता के लिए पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? बहुत बड़ी धारणा है कि पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं है। इस पुरुष प्रधान समाज में और सोशल मीडिया के दौर में महिलाओं की कितनी भागीदारी असल में है? महिलाओं की क्या स्थिति समाज में है? राजनीति में महिलाएं किस सक्रियता के साथ आगे बढ़ रही हैं? और चाहे परिवार हो, मॉरल वैल्यूज़ हो, एथिक्स हो, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में नेहा धवन जी मौजूद हैं, जो फिलहाल अभी राजनीति में भी ज़्यादा सक्रिय हैं, लेकिन रिसर्चर है, राइटर है और बहुत अच्छी वक्ता है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नेहा जी, हिंदूवादी संगठन है या फिर कई लोग आजकल ये जो लव जिहाद है ये टर्म बड़ी प्रचलन में है, और अभी रिसेंटली मूवी भी आई थी बॉलीवुड की केरला स्टोरी, उसमें भी इसी टर्म को लेकर इवन कांग्रेस की तरफ से और भाजपा की तरफ से अलग अलग राय भी इस पर रही थी। तो कई लोग कहते हैं कि ये एजेंडा है, और कुछ लोग मानते हैं कि प्यार है, किसी से भी हो सकता है, किसी धर्म, किसी जाति को नहीं देखता। कुछ लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन, और इन सब चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। क्या आप मानती हैं ये एजेंडा वाकई में है, या फिर आपकी क्या इस पर राय है? देखिए भारती, प्रेम इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। अगर प्रेम होगा तो खुशी भी होगी, संतुष्टि भी होगी। बिल्कुल। और जीवन जीने का जो आनंद है वो प्रेम के साथ ही लिया जा सकता है, ये बात सच है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, प्रेम हमें हमारे कपड़ों से भी हो सकता है, मेरे अच्छे पेन से हो सकता है, मेरी अच्छी पुस्तक से हो सकता है। प्रेम जो है वो निर्जीव और सजीव किसी भी वस्तु से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किसी एक लड़के और लड़की के बीच में प्रेम है, और अगर दोनों अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग जाति से हैं, वो प्रेम हो सकता है। मेरा ये मानना नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वाले दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम नहीं हो सकता है, प्रेम हो सकता है।
लेकिन अभी जिस तरह की बातचीत पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रही है कि एक ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल, लव जिहाद को जो काल्पनिक मानते हैं, मैं उन सब लोगों के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि ये ना तो आरएसएस का एजेंडा है, ना हिंदूवादी दूसरे जो संगठन हैं उनका कोई एजेंडा है, ना भाजपा का कोई एजेंडा है। लेकिन लव जिहाद वाकई ही इस दुनिया में, इस सृष्टि पर, भारत में हो रहा है। क्योंकि लव जिहाद से जो भी ग्रसित महिलाएं हैं, युवतियां हैं, लड़कियां हैं, जिनके साथ में एजेंडा के तहत, किसी एक विचार के तहत उनको फंसाया जाए, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी करके प्यार का ढोंग रचा जाए, और उस प्लानिंग में जब कोई एक महिला फंसती है, कोई एक लड़की फंसती है, और उसके बाद किस तरह से उसे शादी करके, ब्याह करके, निकाह करके उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, और जो महिलाएं वहाँ से बचकर आई हैं, जिनके साथ ये घटित हुआ है, ऐसी बहुत सी हजारों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी आत्मसात, अपनी स्टोरी, अपनी कहानी सुनाई है कि उनके साथ कैसे हुआ। जब हम देखते हैं एक महिला के साथ अगर कुछ ऐसी घटना हुई तो वो एक्सेप्शन हो सकता है कि उसके साथ ही हुई होगी, दूसरे के साथ हो, तीसरे के साथ हो, 10 के साथ हो, 100 के साथ हो, और जब वो संख्या हजारों में पहुंच जाए और वो एक जैसी प्रक्रिया अपनाई गई हो कि मुस्लिम जो है वो लड़का है, उसने अपना नाम परिवर्तन करके अपना नाम हिंदू रखकर किसी एक लड़की से दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती बढ़ाने के बाद भी उसे अपना धर्म नहीं बताया, अपना असली नाम नहीं बताया, अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रखी। कई बार कई केसों में देखा गया कि शादी से, निकाह करने से पहले बता दिया गया कि मैं मुस्लिम हूँ, और कई जगह ऐसा देखा गया कि लड़कियों को शादी के बाद पता चला कि ये व्यक्ति मुस्लिम है। अब वो कहीं जा नहीं सकता। जब हजारों के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग हो रही है, इसके पीछे कोई बड़ा तंत्र काम कर रहा है, और ये एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसा संगठन या कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा संख्या में है काम कर रहे हैं। लव जिहाद टर्म काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। आपने केरला स्टोरी देखी, और मैं मानती हूँ कि देखिए, किसी भी एक एरिया की जो एक क्षेत्रफल होता है उसमें कुछ लोग रहते हैं, पलायन हो, कुछ लोग आकर बस गए या कुछ लोग वहाँ से छोड़ के चले गए, लेकिन एक ऐसा पलायन भी इतनी संख्या में ना देखा जाए और वहाँ की जनसंख्या निरंतर बदलती रहे। आफ्टर 10 years पॉपुलेशन काउंट होता है, तो एक जो धर्म है पर्टिकुलर, उसकी जनसंख्या में वृद्धि या उसकी जनसंख्या में कमी आए, तो वो कैसे हुआ? इतना ड्रास्टिक मेजर चेंज कैसे हुआ? उत्तराखंड में आप देखें, उत्तर प्रदेश में आप देखें, बिहार में आप देखें, केरल में आप देखें, पश्चिम बंगाल में आप देखें, असम में आप देखें, आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक पर्टिकुलर धर्म की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है उस एरिया में। तो इसको देखकर लगता है कि कहीं ना कोई ऐसा एजेंडा ज़रूर चल रहा है जिसमें बहुत सी संख्या में केरल के अंदर हिंदू और क्रिश्चियन जो परिवार हैं उनकी बेटियों ने मुस्लिम धर्म के लड़कों से शादी की और वो बाहर चली गई। बाहर जाने के लिए दुबई या अन्य यूएई जो कंट्रीज़ हैं उसमें जाकर काम करने के लिए उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। लेकिन जब उनके परिवार वालों ने उनसे राब्ता करना चाहा, उनसे मिलना चाहा, बातचीत करना चाही, तो सामने से रिस्पांस नहीं है। तो जब इंक्वायरी करने पर पता चला कि हमारी बेटियां कहाँ गई, तो मालूम हुआ कि उसमें से बहुत सारी जो युवतियां हैं वो तो जिंदा ही नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बातचीत नहीं कर पाती और वो कभी किसी भी चैनल से अगर संपर्क करती हैं तो वो पता चलता है कि वो सही हालात में नहीं है। तो जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सोचने पर विवश होना पड़ता है कि लव जिहाद जैसी स्ट्रेटजी, प्लानिंग किसी एक धर्म की अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए या दूसरे धर्म को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये प्लानिंग चल रही है।
दूसरी बात मैं यहाँ आपको बताऊंगी, एक 2003 में एक फिल्म आई थी जिसमें मनीषा कोइराला ने स्क्रीन प्ले किया था। उस फिल्म का नाम था एस्केप फ्रॉम तालिबान। वो एक रियल घटना पर था कि एक अफ़गानी जो है लड़के जो बेचने के लिए आते हैं सामान, शॉल वगैरह, वो बेचने के लिए पश्चिम बंगाल आए थे और पश्चिम बंगाल की बंगाली फैमिली की वो लड़की थी जिसको वो अपने साथ भगाकर अफ़गानिस्तान ले गए थे। और वहाँ जाने के बाद उस महिला को पता चला था कि उनकी पहले ऑलरेडी शादी हुई है, बच्चे हैं, परिवार है, और वहाँ से निकल पाना, क्योंकि तब तालिबान का शासन था, उन्हें उस बारे में पता नहीं था, और वहाँ से निकल पाना उनके लिए कितना मुश्किल हो। और जब वो बचा कर किसी तरह से भारत पहुँची थी वापस, और वो जिंदा पहुँची थी क्योंकि वो डॉक्टर थी। 2003 में मूवी आई थी, और जब वो वापस भारत पहुंची थी तो उन्होंने वो सब बातें, सब हालात बताए थे। मुझे लगता है कि प्रेम में झूठ बोलना भी एक प्लानिंग ही है। प्रेम में अपनी आइडेंटिटी छिपाना, किसी के सामने अपनी सच्चाई को नहीं लाना। अगर आप अपने धर्म से प्यार नहीं करते तो फिर आप झूठ क्यों बोलते हैं? अगर आप प्यार करते होते तो आपको गर्व के साथ कहना चाहिए, किसी भी महिला से मिलते आपको अपनी आइडेंटिटी सबसे पहले बतानी चाहिए कि मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम शकील है, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम असीम है, जो भी आपका नाम है वो पहले बताइए। अगर उस लड़की का मन होगा तो वो आपको एक्सेप्ट करेगी, अगर उस लड़की का मन नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट करेगी। और सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है भारती? हमारे भारतीय परिवेश में हमें ये बात मुझे दिखती है कि पुरुषों को ना सुनने की आदत नहीं है। मेल ईगो भी है, और कहीं ना कहीं ये बचपन से ही जो है पुरुषों के अंदर घर करी हुई एक बात रहती है कि उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है। कुछ लोग किसी लड़की को पसंद करते हैं और उसका पीछा करते हैं, और फिर अगर वो उनके प्रेम में नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से फंसाते हैं। तो ये जो षड्यंत्र है, प्रेम में षड्यंत्र नहीं होता, प्रेम में षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। तो जहाँ भी षड्यंत्र होगा, जहाँ भी झूठ होगा, जहाँ भी फरेब होगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्लानिंग की बू आती है। और जब वो एक महिला के साथ नहीं, हजारों के साथ घटित होती है, तो वो एजेंडा और प्लानिंग एक बड़े सिनेरियो में, मैं कहूँगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये की जाती हैं। इसमें बिल्कुल सच्चाई है। जो व्यक्ति इस बात को नहीं मानते हैं तो मैं कहूँगी कि इस पर रिसर्च करें, आपको मालूम होगा। पुलिस स्टेशन में भी आप अगर देखें, आपको मालूम होगा कि छुटपुट इस तरह की घटनाएं हर छोटे से छोटे ज़िले में, बड़े से बड़े राज्य में आपको ऐसी घटनाएं एक रिकॉर्ड के साथ मिलेंगी, जहां केवल और केवल मुस्लिम पक्ष के पुरुष रहेंगे, मेल रहेंगे, और फीमेल्स जो हैं वो हिंदू पक्ष की रहेंगी, या फिर अन्य जो धर्म है अदर देन मुस्लिम जो हैं, नॉन मुस्लिम जो धर्म है, चाहे क्रिश्चियन हुआ, चाहे सिख परिवार हुआ, इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और मैं इनको प्रेम नहीं कहती हूँ, मैं इनको प्रेम नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो प्रेम होगा वो विवाह से पहले और अपने प्रेम को शुरुआत में ही अपनी आइडेंटिटी बता देगा, वो छिपाएगा नहीं। तो महिलाओं को ये बात समझनी चाहिए। वैसे तो देखिए, ग्रामीण परिवेश से जब कोई आता है, और हमारे भारत देश में लड़कियों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आज भी नहीं हैं। जो ग्रामीण परिवेश हैं, केवल अर्बन एरियाज़ में आप देखें तो हम महिलाओं को आज गाड़ी चलाने का भी अधिकार है, हमको पढ़ने का अधिकार है, ड्रेसअप होने का अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं, लेट नाइट भी हम फिल्म देखने जा सकते हैं। लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी ऐसा फ्रीडम नहीं करते उनके पास। अंधेरा होने से पहले फोन आ जाता है, आप कहाँ पहुंचे, घर पहुंचे, बिल्कुल। और उनको घर पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वहाँ का परिवेश ऐसा है। ऐसी जो लड़कियां हैं, ऐसी जो बच्चियां हैं, वो आज सोशल मीडिया पर सब देख रही हैं, फिल्म में सब देख रही हैं, टीवी देख रही हैं। तो वो जो सोसाइटी में इम्बैलेंस है, जो दृश्य दिख रहा है, जो और लोगों का समाज दिख रहा है, जो आगे विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आपका परिवेश थोड़ा सा पीछे है। मैं पीछे या आगे की बात नहीं कहूँगी, मतलब आपका परिवेश अलग अलग है, डिफरेंट है। तो उस परिवेश में सामंजस्य नहीं बैठ पाता, इक्विलिब्रियम नहीं आ पाता। उस समय वो बच्चियां किसी के भी प्रेम के जाल में फंस जाती हैं। वो बहुत अच्छी प्रेडेटर है, टोटली एग्री करूंगी आपकी बात वो शिकारी बैठे हैं नेट पर, इंटरनेट पर बहुत शिकारी बैठे हैं। बिल्कुल,
छोटे बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, और वो उनको अपने चंगुल में, जाल में फंसा लेते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है लड़कियों के लिए एक बहुत मुश्किल स्थिति है कि आप कैसे एक व्यक्ति को पहचान पाएंगे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जब तक आप उसके बहुत नज़दीक नहीं जाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप उसके रियल सिनेरियो को, वो कहाँ रहता है, उसका घर परिवार, उसके पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे, तब तक नहीं पता चलेगा। लेकिन ये ऐसी महिलाओं को अपना टारगेट बनाते हैं जो महिलाएं एक ही बार में इनके साथ भागकर चली जाती हैं और फिर वापस उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए ये ऐसे ही पर्टिकुलर महिलाओं को ही, बच्चियों को, लड़कियों को टारगेट बनाते हैं ताकि उनका जो है बाहर वापस जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाए, घर में एक्सेप्टेंस ना हो। और वो बच्चियां फिर कुछ नहीं कर पाती और वो ये सोचती हैं कि शायद यही हमारी किस्मत है, हमें यहीं रहना है। और तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि उन बच्चियों के परिवारों की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि जिस नरक के गर्क में वो जा रही हैं वहाँ पर जाने से बच जाएं? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता। आप सोचिए, दुष्कर्म के जितने मामले हैं, रेप इतने होते हैं, बहुत सारे तो रजिस्टर भी नहीं होते। और कई बार क्या होता है कि परिवार के लोग ही उसमें शामिल होते हैं, आपके कज़न होंगे, आपके मामे चाचे या कुछ होंगे। तो ये जो है ना, गाँव की लड़कियाँ बहुत इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हैं। इस पर क्या कहेंगे? भारती, आपने एक ऐसा बात कही है, एक ऐसा प्रश्न किया है जो आई थिंक हर महिला के दिल के बहुत करीब है जी। देखिए, मेरा ये मानना है और साथ में मैं एक रिसर्च भी यहाँ पर बताऊंगी आपको। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें ये आया था कि इंटरनेशनल लेवल पर ही ये बात सत्य है कि 80% महिलाओं के साथ में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एक्सटेंट तक लो डिग्री के लोगों ने और हाई डिग्री, लो डिग्री और हाई डिग्री, मैं रेप नहीं कह रही हूँ, दुष्कर्म नहीं कह रही हूँ, लेकिन छेड़छाड़ की घटनाएं या ईव टीजिंग की जो घटनाएं हैं वो 80% महिलाओं के साथ, पूरे विश्व की महिलाओं के साथ हुई हैं। कोई भी महिला इस बात से अछूती नहीं है कि उसके साथ ईव टीजिंग नहीं हुआ हो, उसके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं नहीं हुई हों। और बहुत बुरी जो हरकत है जिसको हम दुष्कर्म कहते हैं, रेप कहते हैं, ये भी बहुत महिलाओं के साथ में घटित हुआ है। ये सच्चाई है आज के समाज की, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते और इससे कोई भी महिला ये बात मानेगी कि उनके जीवन में, प्रत्येक महिला के जीवन में जो है इस तरह की घटनाएं कुछ ना कुछ हुआ है। बात यहाँ है कि पहली बात कि उन बच्चियों को ऐसा क्या सिखाया जाए कि वो लव जिहाद जैसे मामले, या फिर लव जिहाद ना भी हो, केवल मुस्लिम और हिंदू पक्ष ना हो, अन्य कोई व्यक्ति जो उनके साथ, हाँ, किसी के चंगुल में ना फंसे, उसके लिए परिवार को रोल प्ले करना पड़ेगा। परिवार की जो बड़ी महिलाएं हैं उनको बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल। परिवार में जो बड़ी दीदी हैं, चाची हैं, मामी हैं, ताई हैं, माँ हैं, उनको बात करनी चाहिए। जब बच्चियां एडोलेसेंस उम्र में आती हैं, अपनी युवा अवस्था में कदम रख रही हैं, उस समय उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे मन में डिफरेंट तरह के भाव उठने लगते हैं। ये पुरुषों के साथ भी होता है, ये महिलाओं के साथ भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेल हैं वो आपस में कहीं ना कहीं दोस्त बात कर लेते होंगे, उनके बीच में एक पर्दा नहीं होता, लेकिन महिलाओं के बीच में एक पर्दा होता है। इस पर्दे को ख़त्म करना चाहिए। हम महिला तो महिला एक दूसरे के बीच में पर्दा ख़त्म कर सकती हैं, तो बड़ी बहनों का रोल जो है, जो घर की बड़ी महिलाएं हैं, उनको वो रोल प्ले करना चाहिए और उनको ये बात बतानी चाहिए। एक ऐसा माहौल घर में होना चाहिए कि बच्ची अगर स्कूल जा रही है तो स्कूल के समय में जो भी अपरिचित घटना उनके साथ होती है, कोई ऐसी बात होती है जो उन्हें अटपटी लगती है, उनके माइंड पर वो बहुत असर डाल रही है, वो गुमसुम रह रही है, तो वो बात अपने घर में बता पाए। आजकल ऐसा माहौल स्कूल्स में भी नहीं है। टीचर्स भी बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, उनका भावनात्मक जुड़ाव बच्चों के साथ नहीं है, तो वो बच्चियां जो है स्कूल में भी अपनी बात नहीं बता पाती हैं। आजकल बड़े बड़े स्कूल्स में काउंसलर रखते हैं जी, लेकिन वो काउंसलर से भी अपनी बात नहीं बता पाते, क्योंकि काउंसलर्स भी जॉब फॉर्मेलिटी करते हैं, वो जॉब कर रहे हैं, उन्हें सैलरी चाहिए, बहुत भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बात परिवार से ही क्यों शुरू ना हो। परिवार से ही शुरू होगी तो शायद हमें समाज में काउंसलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमारी बच्चियों को इस तरह की घटनाओं से जो है रूबरू होना पड़ेगा। परिवार में ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे आपको घर आकर सब बात बताएं, एक ऐसा खुलापन
माँ बाप को देना चाहिए। आजकल ये देना कोई बुरी बात नहीं है। इंटरनेट पर बच्चे क्या कर रहे हैं इस पर नज़र रखना तो बहुत ज़रूरी है। इस पर कड़ी नज़र होनी चाहिए। पेरेंटल कंट्रोल आजकल फीचर जो है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लेकिन उसके अलावा आपको पेरेंटल कंट्रोल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वार्तालाप और संवाद का माध्यम अपने बच्चों के साथ खुला छोड़ा है। क्योंकि संवाद हमारे जीवन से खत्म हो रहा है, इसलिए इस तरह की घटनाओं में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगी। मैं पिछली बार आपके साथ पॉडकास्ट में थी जी। जब मैं वापस लौट रही थी चंडीगढ़ से अपने हांसी शहर। जी। मेरे साथ में ड्राइवर थे, वो भिवानी क्षेत्र से हैं, हरियाणा में आता है भिवानी। रास्ते में मेरे पास में कुछ मदद के बहुत फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि लोकल एरिया से बहुत फ़ोन आते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आपसे पूछ सकता हूँ मैं कि आपका क्या काम करती हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मेरे पास सामाजिक लोगों के फ़ोन आते हैं काम के लिए। तो वो बहुत मायूस हो गया और उसने मुझे कहा कि आप मेरी एक मदद करेंगी। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? मैंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ, मुझे पूरी बात बताइए। उन्होंने कहा कि मेरी बहन, जो कि हम ग्रामीण परिवेश से हैं, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूँ +2 के बाद और मैं अब गाड़ी चलाता हूँ। मेरी बहन की शादी हमने की और मेरे जीजाजी का सरकारी नौकरी में भी है। वो थोड़ी छोटे उस स्केल पे जॉब कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा भरा पूरा परिवार था, 6 साल का उनका बेटा है। और उनकी बहन सोशल मीडिया पर पंजाब के किसी लड़के के साथ संपर्क में आती हैं और अपने बेटे को छोड़कर, अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर चली जाती हैं। कहते थे पूत कपूत हो सकते हैं पर माता को माता नहीं हो सकती। बिल्कुल। अपने बच्चे के लिए माँ का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। तो क्या वो पुरानी बातें और वो कहावतें हम सब पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अपने परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने पुरानी रूट्स को? मैं इसको इसके साथ रिलेट नहीं करूंगी, क्योंकि आपने जो बात कही है वो बहुत भारी बात है। वो इस वाक्या के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इस वाक्या में जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर संवाद होगा आपस में तो हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। जो आपने प्रश्न किया था कि कैसे हम रोक पाएंगे कि इस तरह के प्यार के चंगुल में ना पड़े, मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से उस लड़के ने उस लड़की के साथ संपर्क किया। जब इनको पता चला कि वो घर छोड़कर चली गई हैं, किसके साथ गई हैं कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनके हस्बैंड की ट्रांसफ़र कहीं और हो गई थी। वो कुछ दिनों से बाहर गए हुए थे और वहाँ पर जब उन्होंने सर्च किया तो उनको पुराना फ़ोन मिला। पुराने फ़ोन में उस लड़के की कुछ धुंधली तस्वीरें थीं जो आपस में एक्सचेंज की होंगी। छोटे बच्चे को जब दिखाया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आया था पापा के पीछे, उसने हाँ किया कि ये व्यक्ति घर आए थे। और उसके बाद जब पीछा करते करते वो पंजाब उनके घर पहुँचे तो वो अपने घर में नहीं रह रहे थे। तो उनकी मदर से उन्होंने पूछा कि क्या इस तरह की लड़की कोई आई है? उन्होंने कहा कि हाँ, हम मेरे जो इसका नाम तो कुछ और है, लेकिन ये तो मेरे बेटे के साथ इसकी शादी हुई है। पड़ोसियों ने भी माना कि वो यहाँ आती थी। लेकिन बाद में उनके परिवार ने ढूंढते ढूंढते क्या पता किया कि वो लड़का भी नशे में है। उस लड़के ने सोशल मीडिया पर उस लड़की को अपने प्यार में फंसाया, उसको घर से भगा के लेके गया। वो घर से सोना और पैसा उठा के गई। कुछ महीने वो साथ रहे और लड़की को भी नशे का आदी बना दिया। और उसके बाद वो लड़की जो है किसी पंजाब के ढाबे पर देखी गई नशे की हालात में। उस ढाबे पर जब वो पहुंचे तो उस ढाबे के सभी स्टाफ मेंबर्स ने मना कर दिया कि वो यहाँ नहीं रहती। लेकिन एक फीमेल स्टाफ वहाँ काम करती थी जिसने बताया कि ये यहाँ रहती थी, लेकिन अभी इसको कुछ ट्रक वाले लोग ले गए। आप सोचिए कि एक भरे पूरे परिवार की एक महिला किस तरह से सोशल मीडिया पर एक चंगुल में फंसी और उसके हालात कैसे हो गए। वो आज तक नहीं मिली। और वो ये कह रहे थे कि मेरे पिताजी और मेरी माँ उसके बाद से बहुत बीमार हो गए हैं, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं हम कि वो जिंदा हैं या मर गए। तो उस लड़के पर कोई एक्शन नहीं हुआ कुछ? देखिए, हमारा जो कानून है वो थोड़ा सा लचीला है, क्योंकि लड़की जो है बालिग थी, वो अपने आप से अपनी सहमति से गई थी, तो इस पर एक्शन होना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनके विषय में जो है एक FIR लॉन्च अभी कराई है। उसमें अब आगे जो कार्रवाई होगी, ये अभी रिसेंट बात है क्योंकि मैं आपके पास अभी नहीं आई थी, अभी आई थी, सॉरी। मैं
ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें घटित होती हैं संवाद खत्म होने के कारण। जो वो महिला थी वो घरेलू परिवेश से थी, उसने कभी अपने मन की बात को किसी से साझा ही नहीं किया। उसके मन में क्या चल रहा है, उसे फिल्म देखना पसंद है, उसे घूमने जाना पसंद है, उसे अपने पति के साथ बाइक पर पीछे बैठ के गोलगप्पे खाने जाना है। वो सोशल मीडिया पर ये देख रही है, लेकिन उसकी रियल सिनेरियो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में इस तरह का खुलापन नहीं है। इस खुलेपन को नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये आज के जीवन की, नए परिवेश की नई सकारात्मक बात है। जब हम ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी इस तरह के जीवन को जी रहे हैं जो हमें कुछ लोग जीते हुए दिख रहे हैं, तो आप भी जी रहे हैं, जब इस तरह का डिफरेंस नहीं आएगा, अब वो जो लड़का मिला होगा उसने उसके साथ साझा की होगी, उसने कहा होगा कि आप मेरे साथ रहेंगी तो मैं आपको ये दिन दिखाऊंगा, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपसे इस तरह से प्रेम करूंगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, बिल्कुल। और यही होता है, तभी महिलाएं और बच्चियां जो हैं वो उनके झांसे में आती हैं। जब जगह होगी, संवाद कायम होगा परिवार के अंदर, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। नेहा जी, इंटरनेट का ये जो पार्ट है, सोशल मीडिया वाला, रील्स वाला, ये तो मात्र 10-20% है। इसके अलावा जो डार्क वेब है उस पर ऐसा कंटेंट है कि वहाँ पर 3-3 साल की जो बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी, लोग डिमांड करते हैं जी कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो वो हमें देखना है, या किसी को ब्रूटली मार रहे हो वो हमें देखना है। तो ये जो इंटरनेट है, ये क्या मतलब लोगों को किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है उनकी लाइफ पे, खासकर यूथ पे, क्योंकि यूथ जो है वही समाज की नींव है। तो कितना कंट्रोल होना चाहिए इंटरनेट पर, क्योंकि आजकल तो बच्चे पैदा होते हैं और उससे पहले ही माँ बाप फ़ोन उनके हाथ में दे देते हैं, है ना। देखिए भारती जी, डार्क वेब वैसे तो ओपन नहीं है सबके लिए, और डार्क वेब की दुनिया जो है वो सभी के लिए खुली भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका परसेंटेज बहुत कम है, और मुझे लगता है कि इस विषय में जितनी और बात की जाए वो भी डार्क वेब का प्रचार होगा जी। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, इस विषय में सभी बातें आपके परिवार से शुरू होती हैं, पर लोगों में एक अवेयरनेस जरूर जानी चाहिए कि इंटरनेट का वो भी एक हिस्सा है, और समाज में जो क्राइम होते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर जाने के लिए भी बहुत होते हैं, क्योंकि हम लोग आमतौर पर ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन समाज में ये चीज़ भी है जिस पर शायद बात होनी चाहिए, शायद लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं आपकी बात का जो है निष्कर्ष बता रही हूँ कि डार्क वेब और इस तरह की दुनिया का प्रचलन क्यों बढ़ा, और इस तरह की दुनिया का प्रचलन आने वाले समय में और बढ़ेगा। अगर मैं स्पिरिचुअल सेंस में बात करूं तो हर कोई जानता है कलयुग है, और कलयुग का प्रवेश है, और कलयुग आगे और बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअल साइड से हट जाऊं तो मैं एक ही बात मानती हूं, अगर मैंने अपने आप को बदलना सोच लिया तो मैं दुनिया को बदल सकती हूँ। अगर मैं दुनिया को बदलने चलूंगी और अपने आप को नहीं बदलूंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। जो अपने अंदर की जो विक्षिप्तता है उसको पूरा करते हैं इन सब माध्यमों से। ये सोच बदली कैसे? आज 60 वर्ष का व्यक्ति शुगर डैडी कैसे बन गया? जी, इस पे भी मैं बात करूंगी आपसे। आज 60 वर्ष का व्यक्ति शुगर डैडी कैसे बन गया? ये सोच में परिवर्तन कैसे आया? जब मैं 10th में पढ़ती थी तो हम 60 वर्ष के किसी भी व्यक्ति को अंकल बुलाया करते थे। आज अंकल बुलाना बंद कैसे हो गए? जब से हम सर कहना शुरू किए हैं, जब से हम मिस्टर बुलाना शुरू किए हैं, जब से हम नाम से बोलना शुरू हुए हैं, तब से हम इस प्रचलन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। आज अगर अबव 40 या 20 years old मेल और मे बी 80 years old मेल एक बच्ची की वीडियो की उम्मीद कर रहे हैं, देखने की उम्मीद कर रहे हैं, या उसके साथ भी हैं, ये विचारों में परिवर्तन आना शुरू कब हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि परिवार खत्म हुए। परिवार में जब कोई काका ताऊ था तो वह काका ताऊ की तरह बिहेव करता था। बहुत रेयर ऐसी घटनाएं दिखती थी।
वो अपनेपन का प्रचलन में भाव नहीं खत्म थी। हो गया। अपनेपन का भाव खत्म हाँ। हो गया, संवाद खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गए, रिश्ते खत्म हो गए। और सबसे बड़ी बात, जब से एकल फैमिली में आए हैं और हम शहरों के होकर रह गए हैं, शहरों के होने से एक बड़ा चेंज क्या आया, छुट्टी नहीं है आपके पास। आप अपने बच्चों को गांव नहीं ले जा सकते, आप अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के घर नहीं ले जा सकते, जहां उन्हें चाचा के बच्चे भी मिलेंगे, जहां उन्हें ताऊजी भी मिलेंगे, जहां उन्हें चाची भी मिलेगी, जहां उन्हें दादी भी मिलेगी, जहां उन्हें पड़ोस वाले लोग भी मिलेंगे। नाना के घर जाने के आपके पास समय नहीं है। तो जब आप मिलेंगे नहीं, तो संवाद नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो आपके विचार परिवर्तन होंगे ही। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने विचारों को कितना करप्ट करना चाहते हैं और कितना नहीं। आज अगर कोई भी पुरुष के मन में किसी भी 20 वर्ष की लड़की को देखकर भावनाएं उठती हैं और उनके घर में उतनी उम्र की पोती है, बिल्कुल, और उतनी उम्र की उनकी बहू आ चुकी है, और अपनी बेटी की उम्र के बराबर की लड़कियों की को देखकर अगर आपके मन के भाव परिवर्तित होते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कमी आपके अंदर है, आपकी सोच और में। उस व्यक्ति को खुद अपने ऊपर काम करना चाहिए। समाज इसीलिए बदल रहा है। और मैं सच में हैरान होती हूँ। मैं ऑन कैमरा एक सोशल और पॉलिटिकल फील्ड से आती हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पर, कैसे आप सामंजस्य बिठाते होंगे बाहर और घर के अंदर। बिल्कुल, बाहर उस उम्र की महिला के लिए आपके ये भाव हैं, और घर आकर आपकी उसी उम्र की अपनी बेटी, अपने रिश्तेदार के लिए वो भाव कैसे बदल जाते होंगे। ये मेरे लिए सोच पाना बड़ा मुश्किल है। दोगलापन मैं समाज कभी में आ नहीं चुका है। समझ पाई इस बात हाँ। को। तो मुझे लगता है कि हम अपने परिवारों को जोड़ना शुरू करें, अपने परिवारों में सामंजस्य बिठाना शुरू करें, वापस परिवार की ओर चलें। जो हमारे जॉइंट फैमिलीज थी उस तरफ जाना चाहिए। जॉइंट फैमिली अगर मजबूरी है नहीं रह सकते, तो हमें हर हफ्ते छुट्टी अपने घर बितानी चाहिए, हर महीने छुट्टी अपने घर बितानी चाहिए। बच्चों के साथ बड़े बुजुर्गों का प्रेम प्यार होना चाहिए। वो दादी नानी के किस्से और कहानियों वाली रातें जो है ना, वो होनी चाहिए। मैंने भी सुनी है अपनी नानी से कहानी। एक दौर था वो, अब तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कहानियों में होती होंगी या बहुत साल पहले की बातें होंगी, क्योंकि आजकल के बच्चों को माँ बाप ले जाते हैं कुछ पार्क परिवार में। आज भी हैं भारती, कुछ परिवार सच में अपना एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, जिनमें दादा दादी का प्रेम बच्चों को मिलता है, नाना नानी का प्रेम Moral बच्चों को values, मिलता है, मोरल ethics, वैल्यू मिलते हैं। ये बिल्कुल, सारी चीज़ें। बिल्कुल मिलते हैं, और ये होना चाहिए। हम लोग पैसे के पीछे इतना भागते जा रहे हैं, और उसका ये जो ना एक रेगुलर रूटीन में आजकल कई सारे वर्ड्स भी ऐड हो गए हैं, बड़े भारी शब्द हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये क्या है, एक रेगुलर रूटीन का हिस्सा बन चुका है हर किसी का। और हर किसी पे एक सोशल प्रेशर भी है अपनी एक लेवल को मेंटेन रखने का, अपनी एक ऑरे को मेंटेन रखने का। और इस चक्कर में, इस जद्दोजहद में इंसान क्या है, भागता ही चला जा रहा है, भागता ही चला जा रहा है। देखो भारती, डिप्रेशन और जो भी आप बात बता रही हैं, स्ट्रेस वाला जीवन जो है वो वाकई पहले से बढ़ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रचलन कुछ ज्यादा हो गया है। इतना है नहीं जितना प्रचलित किया जा रहा है। और अगर हम माने कि युवाओं में खास तौर पर स्ट्रेस और जो एंजाइटी है वो बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस विषय में काम होना बहुत ज़रूरी है। सोशल प्लेटफॉर्म पर इस पर काम होना चाहिए, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर इस पर काम होना चाहिए। स्ट्रेस आजकल क्यों हो रहा है बच्चों में, इस पर स्टडी होनी चाहिए, इस पर रिसर्च होना चाहिए। एक प्रॉपर रिसर्च के माध्यम से ही हम किसी भी चीज़ का निवारण कर सकते हैं। सोसाइटी से ये जा सकता है, इस पर प्रॉपर काम होना चाहिए। नेहा जी, मेरे 2 आखिरी सवाल हैं आपसे। पहला तो ये है, क्योंकि महिला हैं आप तो, और राजनीति में भी अब सक्रिय हैं, तो महिलाओं की भूमिका राजनीति में पहले के मुकाबले कितनी बढ़ी है, भविष्य में कैसे आप देखती हैं महिलाओं की भूमिका को राजनीति में? और दूसरा सवाल रहेगा कि एक नेता के लिए पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है? भारती, मैं सबसे पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगी कि महिलाओं की भूमिका राजनीति में कितनी होनी चाहिए। हम आधी आबादी हैं देश की, 50% वोटर हैं। 50% वोटर होने के साथ साथ मेरा ये मानना है कि हमारी राजनीतिक भूमिका भी उतनी होनी चाहिए। राजनीति में हमने देखा है कि
धर्म और जाति की राजनीति चलती है, क्योंकि वोटर्स ही ऐसा सोचते हैं। जब भी आप देखें किसी क्षेत्र की राजनीति में अगर एक कास्ट और कम्युनिटी के वोट ज़्यादा हैं तो वो पूरा वोट बैंक ये सोचता है कि हमारे जाति का ही रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए, कैंडिडेट हमारी जाति का होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा नहीं होता। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हूँ और मैं ये बात बिल्कुल स्पष्टता से कहूँगी कि बीजेपी का ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं रहता, कोई भी विचारधारा नहीं है कि हम जो है जाति विशेष की राजनीति करें या किसी धर्म विशेष की राजनीति करें। हमारे यहाँ पर भाजपा का एक अच्छा कार्यकर्ता होना बहुत ज़रूरी है, ये मायने रखता है। दूसरी बात, लोग जो हैं, जो वोटर्स हैं, उनका दृष्टिकोण ये रहता है कि अगर मैं राजपूत हूँ तो हमारा कैंडिडेट राजपूत होना चाहिए, अगर मैं जाट हूँ तो मेरा कैंडिडेट जाट होना चाहिए, मैं अगर पंजाबी हूँ तो मेरा कैंडिडेट पंजाबी होना चाहिए। वो समर्थन उन्हीं लोगों को देते हैं। तो जब वोटर्स अपनी जो है इस चीज़ को बदल देंगे, उसके साथ साथ महिला और पुरुष की राजनीति में भी परिवर्तन आ जाएगा। जब लोग ये देखना शुरू कर देंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कितना लायक है, कौन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाल सकता है, क्योंकि हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र की अपनी अपनी एक अलग जो है लड़ाई है, उनकी अलग एक बात है कि यहाँ पर इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को पूरा करना है। तो जो व्यक्ति उनको रिप्रेजेंट कर सकता है उसको आगे आना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। महिलाओं की भूमिका बहुत हद तक आनी चाहिए, क्योंकि भारती, मैंने मध्य प्रदेश के जो डबरा इलाका है, डबरा ब्लॉक कहते हैं, उसमें आदिवासी क्षेत्र आता है। मैंने उस आदिवासी क्षेत्र में भी काम किया है। मैंने उस आदिवासी क्षेत्र में जाकर पहली बार हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने के बाद मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे गांव हैं, यहाँ पर समृद्ध लोग रहते हैं, समृद्ध गांव हैं, यहाँ पर गरीबी इतनी नहीं है, लेकिन वहाँ के इलाकों को जब देखा मैंने तो वहाँ की जो दयनीय स्थिति थी महिलाओं की, और आज भी भारत देश के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे कई इलाके हैं, आंध्र प्रदेश में भी, जहाँ पर महिलाओं की स्थिति को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ कबीले रहते हैं, वहाँ पर महिलाओं की बहुत दयनीय स्थिति है। महिलाओं की समस्याओं को केवल महिलाएं समझ सकती हैं, पुरुष नहीं समझ सकते। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको केवल और केवल महिलाएं समझ सकती हैं। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने इस पे काम करना भी शुरू किया और मैं बहुत खुशी के साथ, एक बहुत बड़ी अच्छी उम्मीद के साथ ये बात को देखती हूँ कि लोकसभा और हमारी राज्यसभा में दोनों में ही जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और पिछली सरकार के समय में पूरा हुआ, और इस सरकार के समय में मैं बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ कि वो इम्प्लीमेंट होगा पूरे देश भर में, और उसके बाद महिलाएं राजनीति में जब आगे आएंगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन देश भर में आपको देखने को मिलेगा। और अगला सवाल था कि जो राजनेता हैं, एक नेता के लिए पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि देश बदल रहा है। आज हम जानते हैं कि पूरे विश्व भर में सबसे युवा देश भारत है। 40 वर्ष तक की उम्र के सबसे ज़्यादा संख्या में युवा हमारे देश में हैं। आज युवा देश है और हमारी जो शिक्षा दर है वो पहले से बहुत बड़ी है, आप जानती हैं। पुरुष और महिला शिक्षा जो दर है, रेशो है, वो भी बड़ी है। जब युवा देश है और पढ़े लिखे युवाओं का देश है, हमारे युवा आज विदेश में काम कर रहे हैं, हर फॉरेन कंट्री में टेक्निकल पोस्ट पर, नॉन टेक्निकल पोस्ट पर हमारे युवा काम कर रहे हैं। भारत देश को भी आगे बढ़ाने का काम आज युवा कर रहा है। आज जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें भी युवा आगे आ रहे हैं, स्वरोजगार की भूमिका निभा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो जब सब पढ़े लिखे लोग हैं, जब ये युवा चुनेंगे किसको चुनेंगे? पढ़े लिखे। मैं मानती हूँ इस बात को भी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने समाज में काम करके अपने आप को जो गढ़ा है, उनकी अंदर भी वो काबिलियत है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन पढ़ाई की आवश्यकता, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं, हमारी जो सोच है, हमारी सोच को वही व्यक्ति समझ सकता है जो हमारे जैसे परिवेश से पढ़ के आया है। इसलिए युवा और शिक्षित लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं हरियाणा की सबसे पढ़ी लिखी महिलाओं में से एक हूँ
और मुझे लगता है कि मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अनफिट हूँ। मुझे हर कोई ये कहता है कि आप राजनीति के क्षेत्र में फिट हैं, आपको होना चाहिए था राजनीति में, आप हैं राजनीति में, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। राजनीति अनफिट नहीं है, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का वैक्यूम है, अभी खाली स्पेस है, अभी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत है। और आप भी जानते हैं कि एक पीढ़ी ऐसी है जो दूसरी पीढ़ी को अपना परिवार में भी हम देखते हैं कि अपना दायित्व सौंप कर जाते हैं। अभी राजनीति के क्षेत्र में एक वैक्यूम आएगा जब एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को अपना दायित्व सौंप कर जाएगी। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी नई पौध को तैयार कर रहे हैं, अपनी नई पौध को आगे तैयार करेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी में एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स की जो है सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है और उन्हें बिल्डअप किया जा रहा है। उसी तरह से आने वाले समय में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत राजनीति में बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि केवल पढ़े लिखे लोग ही राजनीति में कामयाब हो पाएंगे आने वाले समय में। नेहा जी, स्टूडियो में आई, आप इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ की और हमारे दर्शकों के लिए इतनी सारी दिलचस्प कहानियां, किस्से तो बताए, साथ में रोचक जानकारी भी आपने हमारे साथ जो है साझा की। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।